अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सलमान, टीचर आप लोगों के साथ एजी एजुकेशन में आप लोगों को वेलकम करता हूं। अभी मैं आज आप लोगों के लिए लेक्चर 2 लेके आया हूं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मार्केट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होती है, हमने ओवरऑल उसको स्टडी किया। अब आ जाता है आपके पास मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्टडी करते हैं। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आपको पहले बता दूं कि किसको कहते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन कहते हैं हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स यूज हो रहे होते हैं, जिनसे हमको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। जिसके अंदर आपके पास लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। किसी भी दुनिया में किसी भी जगह जहाँ भी प्रोडक्शन हो रही होती है, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस की जा रही हो चाहे सर्विस प्रोड्यूस की जा रही हो, तो वहाँ पे इन चारों फैक्टर्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपने जो है, अगर एक कंपनी है वो अपनी प्रोडक्शन करना चाहती है, तो वो कंपनी बनेगी जब कि वो एक लैंड पे, किसी जगह पे, जमीन पे अपनी फैक्ट्री को बनाती है। या तो वो रेंट पे लेगी या उसकी अपनी बाय की भी होगी। लेबर, फिर उसके बाद वो लेबर को हायर करेगी, जहाँ पे लेबर क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोडक्शन करके देंगे और उनको उसके बदले में वेजेस मिलेंगे। लैंड के बदले में रेंट दिया जाएगा अगर रेंट की जमीन है। और कैपिटल यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। और जो हमें इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि ये कह लें कि जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो कंपनी को चलाने वाले लोग हैं, वो इंटरप्रेन्योर हैं, उनको क्या हासिल होगी, इनकम हासिल होगी, यानी प्रॉफिट हासिल होगा। वो कब हासिल होगा कि जब कंपनी जो है वो सही तरह से रन हो रही होगी। तो अब ये इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों फैक्टर को प्रोडक्शन को होना जरूरी है किसी भी कंपनी, किसी की किस्म की प्रोडक्शन के लिए। तो इन सबको जो ये रिवार्ड मिल रहा है, लैंड को जैसे रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस, कैपिटल को प्रॉफिट और एंटरप्रेन्योर को इनकम मिल रही है, इसको हम फैक्टर प्राइजेस कहते हैं। यानी जो ये फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स को जो ये रिवार्ड मिल रहा है, इसको हम फैक्टर प्राइस भी कहते हैं या फैक्टर अर्निंग भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी है कि फैक्टर प्राइसेस और फैक्टर अर्निंग आर द रेम्युनरेशन रिवार्ड फॉर द सर्विसेज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनके सर्विसेज के बदले में जो रिवार्ड मिलता है वो फैक्टर प्राइस या फैक्टर अर्निंग कहलाता है। प्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ब्रॉडली नोन एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। दीज सर्विसेज आर टू रिम्यूनरेटेड। जैसे कि मैंने आप लोग बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को रेंट, वेजेस और प्रॉफिट और इनकम मिलती है। अब आ जाते हैं आपके पास कि व्हाट इज लेबर मार्केट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चारों फैक्टर प्रोडक्शन के बारे में अभी आपको बताया और उसकी जो फैक्टर प्राइस बताई। अब आ जाता है आपके पास लेबर मार्केट। लेबर मार्केट क्या होती है, आपके जहन में आ रहा होगा कि लेबर मार्केट क्या होती है, कि जहाँ पे लेबर अवेलेबल होगा। इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ लेते हैं। लेबर मार्केट इज द प्लेस वेयर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर interact with each other with each other. In the labor market, employers compete to hire the best and the workers compete for the best satisfying job. Labor market is also called job market. यानी जब जॉब मार्केट की डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि जॉब मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे लेबर और एम्प्लॉयर एक दूसरे से मिलते हैं। अब लेबर और एम्प्लॉयर का मतलब क्या है, मिलने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर यानी जो कंपनी चलाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, हायर करते हैं लेबर को। ठीक है। अब दोनों की अपने अपने मकसद है। लेबर का क्या मकसद है, लेबर का मकसद है कि उसको अच्छी जॉब मिल जाए। और एम्प्लॉयर का क्या ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयर का क्या मकसद है कि उसको अच्छा एम्प्लॉय भी मिल जाए और कम पैसों में मिल जाए। ठीक है। वो करेक्ट को इसकी कोशिश क्या होती है कि हायर द बेस्ट, वो बेस्ट को हासिल करना चाहता है एम्प्लॉयर। और लेबर जो है वो अपनी जॉब, बेस्ट सेटिस्फाइंग जॉब यानी अच्छी से अच्छी सैलरी हासिल करना चाहती है। अब ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर कि लेबर मार्केट का पे क्या फर्क पड़ता है मार्केट सिचुएशन का। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे भी अभी बताया इसके बारे में कि लेबर मार्केट का। अब लेबर की जब हम बात करते हैं तो हम अपनी कंट्री की जब बात करते हैं तो मेरे पास ये 5 सालों का डाटा है प्रीवियस ईयर्स का, तो काफी पुराना हो चुका है। लेकिन ये केस में ये मैं बता रहा हूँ कि आपके पास दो चीजें, एक तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, नंबर 2 एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेट। सबसे पहले तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में कितने परसेंट लोग काम करना चाहते हैं, बोथ जेंडर, मेल और फीमेल में ना। अब सबसे पहले तो ये डिसाइड हो गया कि 53% लोग लेबर से 53% लोग इस काबिल है कि वो काम कर सकते हैं, क्योंकि बाकी 47% जो है वो उससे बच्चे, बूढ़े और औरतें आ जाती हैं, खवातीन आ जाती हैं।
तो जो कि काम नहीं कर रहे होते। ज़्यादातर लेबर फोर्स कौन सी होती है, यंग जनरेशन होती है, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं। तो वो हमारी कंट्री में उस वक्त 2011 53% थे, अब ये 53 है, और 2015 और उसके आगे उसकी जो है वो 51% या 50% रह गए हैं। अब उसमें मेल 81% लोग और फीमेल जो है वो 24% काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो क्या है कि यहाँ पे दोनों अब 50% क्यों हो गया, ये कम क्यों हो गया। यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ पे लेबर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो लेबर जिनको रोजगार मिला हुआ है, यानी 53% लोग काम करना चाहते हैं, जिसमें से 50% जो है वो एनी टाइम क्या कर रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं, मीन्स कि वो उनको रोजगार मिला हुआ होता है वो, और वो बेरोजगार नहीं होते। तो 3% जो है वो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आ जाता है। तो 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। अब उनमें से मेल को 78%, मेल को 78% मेल को जॉब्स मिली हुई हैं, और 22% जो है वो फीमेल्स को जो है जॉब मिली है। तो इस तरह से ये हमने मुख्तलिफ किस्म के डाटा में बताया। तो 2011-12 का था, 12-13 और ये 13-14, 14-15 और 15-16 तक था। फिर आ जाता है क्या, लेबर मार्केट इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर मार्केट क्या है, अभी तो उन्होंने लेबर मार्केट को पढ़ा था, लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर लेबर मार्केट क्या है तो हम इसको स्टडी करते हैं। ये देखिए, अ लेबर मार्केट इन एन इकोनॉमी फंक्शंस विद डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। In this market, labor demand is the firm's demand for labor and supply is the workers' supply of labor. The supply and demand of labor in the market is influenced by changes in the bargaining power. इसके अंदर ये कह रहे हैं कि लेबर इकोनॉमिक्स के मुताबिक, इकोनॉमिक्स के मुताबिक लेबर मार्केट की डेफिनेशन वो है कि जहाँ पे जहाँ पे लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड वर्क करती है। और लेबर की सप्लाई और डिमांड कैसे वर्क करेगी, मार्केट में लेबर की सप्लाई कितनी है, ठीक है, मार्केट में लेबर की सप्लाई कितनी है और उनकी डिमांड कितनी है। अगर उनकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो लाजमी सी बात है कि वहाँ पे बेरोजगारी की चांसेस बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ेगा तो यहाँ पे एम्प्लॉयर को फायदा हासिल होगा, एम्प्लॉयर को ये फायदा हासिल होगा कि सप्लाई ऑफ लेबर ज़्यादा है, यानी मार्केट में लोग अवेलेबल हैं काम करने के लिए, तो वो कम पैसों पे बेस्ट को हायर करने की कोशिश करेगा। यानी वो इसलिए इसमें लिखा है ना कि बार्गेनिंग पावर पे डिपेंड करता है। ये सब किस पे डिपेंड कर रहा होता है, बार्गेनिंग पावर पे। बार्गेनिंग पावर मीन्स यही कि वो एम्प्लॉयर कम पैसों पे अच्छी लेबर को, अच्छी से अच्छी लेबर को हायर करने की कोशिश करेगा और उसको अच्छी लेबर मिल भी जाएगी, क्योंकि मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज्यादा है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो किस वजह से ज्यादा हो रहा है कि मार्केट में लेबर की सप्लाई ज्यादा है। दूसरी तरफ ये है कि अगर सप्लाई कम है और लेबर की डिमांड ज्यादा है, मीन्स लेबर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो ऐसे में लेबर को फायदा हासिल होगा, ठीक है। और यहाँ पे बार्गेनिंग पावर किसको हासिल होगी, लेबर को हासिल होगी, कि लेबर ज्यादा पैसों में क्या होगा, लेबर ज्यादा पैसों में हायर किया जाएगा और एम्प्लॉयर इस बात पे मजबूर होगा कि उसको ज्यादा पैसे दे, खासतौर से स्किल्ड वर्कर को। तो लेबर मार्केट, अच्छा अब आ जाता है लेबर मार्केट पावर। लेबर मार्केट पावर किसको कहते हैं, लेबर मार्केट पावर कहते हैं हम मार्केट की, पहले इसको हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। अ लेबर यूनियन इज अ पावर ऑफ लेबर मार्केट बिकॉज दे सीक टू चेंज बैलेंस ऑफ पावर between employers and workers by requiring employers to deal with workers collectively rather than as an individual. As such, labor union operates like a monopoly in a labor market. We sometimes call negotiation between unions and firms collective bargaining agent. देखें, लेबर मार्केट की हम पावर की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम स्टडी करेंगे लेबर मार्केट पावर को कौन डिफाइन करेगा, लेबर यूनियन डिफाइन करेगी, ठीक है। यानी यही कह लें कि लेबर यूनियन जो क्या होती है, लेबर मार्केट पावर होती है। कैसे कि वो क्या कर रही होती है, लेबर यूनियन मार्केट में लेबर के लिए काम कर रही होती है, ठीक है। अब लेबर की पावर किस तरह से बनेगी, लेबर यूनियन के जरिए बनेगी। और लेबर यूनियन कैसे बनाएगी, लेबर यूनियन एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग करती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे लेबर्स को दिलवाती है, ठीक है, और उनके लिए काम करती है। बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या और इसके अलावा कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि जहाँ पे लेबर यूनियन काम कर रही होती है। मोस्टली कंट्रीज में तो इन पे जब मर्जी बैन भी लग जाता है लेबर यूनियंस पे, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान। लेकिन इसका बाकायदा एक लॉ बना हुआ है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसके बारे में लॉ बना हुआ है, तो उसके मुताबिक काम करती है।
एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, लेबर यूनियन वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA, सिविल एविएशन, नेशनल बैंक और पाकिस्तान स्टील मिल्स। ये ऐसे वो गवर्नमेंट के वो इदारे हैं कि जहाँ पे यूनियंस काम करती हैं, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेबर यूनियन इज टू बार्गेन विद एम्प्लॉयर फॉर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ वर्कर्स वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं लेबर, उनकी सैलरी के लिए और उनके अलाउंसेस के लिए काम कर रही होती है लेबर यूनियन। बार्गेन मीन्स के ज्यादा से ज्यादा लेबर के वेज दिलवाना उनको। तो लेबर यूनियंस बार्गेन विद एम्प्लॉयर फॉर वर्कर्स लेबर्स राइट, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। याद रहे, ये ऑफिसर लेवल पे नहीं होती, बल्कि लेबर यूनियंस जो है वो सिर्फ लेबर के लिए काम कर रही होती हैं, और इसके अंदर लेबर या ऑफिसों में काम करने वाला स्टाफ ही आ जाता है। फिर आ जाती है आपके पास कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सोल्ड, and secondary market where already issued securities are traded between investor. The most common capital markets are the stock market and bond market. कह रहे कैपिटल मार्केट कौन सी जगह होती है? कैपिटल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स इशू किए जा रहे होते हैं। अब सिक्योरिटीज क्या होती है? नई सिक्योरिटीज भी हमें वहाँ पे सेल कर रहे होते हैं हम लोग, और पुरानी भी। जहाँ पे नई सिक्योरिटीज सेल कर रहे हैं तो हमारी कैपिटल मार्केट वो है प्राइमरी मार्केट, और सेकेंडरी वो है कि जहाँ पे हम ट्रेड कर रहे हैं पुराने ही सिक्योरिटीज को। अब सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स किसको कहते हैं? सिक्योरिटीज कहते हैं डिफरेंट कंपनी जो अपने शेयर्स ऑफर करती हैं उसको हम कहते हैं सिक्योरिटीज, और उस शेयर पे आपको प्रॉफिट मिलता है, और वो शेयर खरीद के जो शेयर्स जिन शेयर होल्डर जिन्होंने खरीदा होता है वो शेयर होल्डर्स कहलाते हैं, और उन शेयर होल्डर्स को उसके शेयर्स के बदले में प्रॉफिट मिलना होता है। तो प्रॉफिट की लालच में लोग उसको शेयर्स को बाय करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं, या उन्होंने शेयर बाय किया, अगर मार्केट में उस कंपनी की रेपुटेशन हाई है, गुडविल हाई है, तो उसको हाई प्राइसेस में सेल करेंगे। एग्जांपल आ जाती है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिटल मार्केट। द PSX वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 1। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि जनवरी 2016 में क्या हो गई थी, मर्ज हो गई थी कराची स्टॉक एक्सचेंज लाहौर और इस्लामाबाद के साथ। पहले इसका नाम सिर्फ कराची स्टॉक एक्सचेंज था। तो PSX origins वर लेड with establishment of Karachi Stock Exchange, Lahore Stock Exchange and in the Islamabad Stock Exchange। ये सब के बारे में लिखा हुआ है कि 1947 में कराची स्टॉक एक्सचेंज बना, और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज 1970 में बना, और इस्लामाबाद में 1992 में बना। अब आ जाता है नेचुरल रिसोर्सेज मार्केट। नेचुरल रिसोर्सेज मार्केट कौन सी है? जैसे आपको नाम में सबसे समझ में आ रहा है कि ऐसी मार्केट जहाँ पे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी कर रहे होते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन आप लोगों के सामने पढ़ लेता हूँ पहले। A market where natural resources are sold and purchased, it is also called primary market। इसको हम प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। ऐसी मार्केट जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज अपने सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं, और इनको हम प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। नेचुरल मार्केट कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास यहाँ पे नेचुरल मार्केट में 2 किस्म की प्रोडक्ट आ जाती है। एक तो आपकी आ जाती है हार्ड कमोडिटीज, नंबर 2 सॉफ्ट कमोडिटीज। हार्ड में क्या आ जाती है? मिनरल्स, जैसे कि गोल्ड, रबड़, कोल, ऑयल वगैरह जो मिनरल्स हमें निकल रहे होते हैं जमीन से। सॉफ्ट कमोडिटीज में आ जाती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी कि फल, सब्जियां वगैरह, गंदम, चावल, ये सब आ जाता है। नेचुरल रिसोर्सेज मार्केट प्ले अ वाइटल रोल not only in consumer market but also in industrial market, because these are used to manufacture industrial products such as cotton to cloth industry, fruits to jam, juices company, and minerals are used as fuel and other manufacturing products। किंतु जैसे एग्जांपल भी दी है कि नेचुरल रिसोर्स मार्केट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए भी। ठीक है, इंडस्ट्रियल मार्केट के लिए क्यों इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि इंडस्ट्रियल गुड्स जैसे कि मैंने बताया फ्रूट्स, जैम्स वगैरह जो है वो इसके जरिए बनाए जा रहे होते हैं, और क्लॉथ बनते हैं कॉटन से, ये सब आ जाता है। इसके अलावा कोल है, ऑयल एंड गैस है। ऑयल एंड गैस हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमारी कंट्री में ऑयल तो पैदा होता है, लेकिन ऑयल गैस तो पैदा होती है, लेकिन ऑयल ज़्यादा पैदा नहीं होता, तो हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट कराना पड़ता है। इसके अलावा कोयला पैदा होता है पाकिस्तान में, डिफरेंट जगहों पे कोयला जो है डिस्कवर किया गया है, जिसको के फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह गोल्ड, कॉपर एंड इसके अलावा और जो सब चीज़ें आ जाती है, और इसके अलावा अदर मिनरल्स आ जाते हैं, यूरेनियम आ जाता है, ये सभी पाकिस्तान में पैदा हो रहा है। यूरेनियम, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यूरेनियम जो है वो ये भी किसके लिए पैदा हो, ये भी जो है एटॉमिक एनर्जी के रिसोर्सेज और यूज़ किया जा रहा होता है। और इसके अलावा लैंड फॉर एग्रीकल्चर,
लाइक पाकिस्तान की तकरीबन 28% लैंड जो है एग्रीकल्चर है, यानी जहाँ पे कल्टीवेशन की जा सकती है। और पाकिस्तान का जो है वो ज़्यादातर कई सा जो है वो क्या है, इरिगेशन सिस्टम जो है वो बहुत पाकिस्तान का बहुत बेस्ट है। इरिगेशन सिस्टम वो जिसके ज़रिए एग्रीकल्चर सेक्टर को पानी जो है प्रोवाइड किया जा रहा होता है। मेन क्रॉप्स जैसे हमारी लिखी है वीट, कॉटन, राइस वगैरह, ये सब आ जाती है हमारी मेन क्रॉप्स में। टैक्सेस आपके स्टडी करते हैं, टैक्सेस क्या है? टैक्सेस किसी भी कंट्री में एक को का रेवेन्यू, किसी कंट्री में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एक मेन रिसोर्स होता है। खास तौर से अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, वहाँ पे एक मेन सोर्स है टैक्स। टैक्स से हम क्या करते हैं? हम पेमेंट रिसीव करते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं एक आम पर्सन से जो कि उसकी इनकम पे लगाया जा रहा होता है, या सेल्स टैक्स जो कि प्रोडक्ट पे लगाया जा रहा होता है। इसके आगे हम फर्दर पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक होता है डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में आपके पास आ जाता है इनकम टैक्सेस, जो कि लिवाई किया जाता है इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स पे, जैसे एम्प्लॉइज की सैलरीज पे, ये बिजनेसमैन की इनकम पे, या प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, ये कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या आ जाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस हैं जो कि कंज्यूमर की इनकम पे नहीं लगाए जाते, बल्कि जो प्रोडक्ट कंज्यूमर बाय करता है इसके ऊपर लगाए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर नॉट लिवाइड ऑन इनकम ऑफ कंज्यूमर, रादर it is levied on goods and services produced in a country in a year, such as sales tax, value added tax वगैरह। अब इनकम टैक्स की बात आती है। इनकम टैक्स जैसे मैंने बताया अभी, इनकम टैक्स किसको कहते हैं? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस को कहते हैं, जो कि लगाया जा रहा होता है इंडिविजुअल की सैलरी पे, बिजनेसमैन पे। और ये बाय लॉ टैक्स पेयर मस्ट फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न एनुअली टू डिटरमाइन देयर टैक्स ऑब्लिगेशन। और हर पाकिस्तानी को, नेशनल को, जो अर्निंग कर रहा होता है उसके बारे में और उसके ऊपर जितना टैक्स डिडक्ट हो रहा है उसको फाइल करना पड़ता है। एफबीआर वालों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। इनकम टैक्स की स्लैब रेट है आपके पास इस वक्त जो करंट चल रहे हैं 6 लाख तक की अगर एक इंडिविजुअल की इनकम है सालाना, तो ये नहीं तकरीबन की बनती 50,000 पर मंथ, तो वो टैक्स नहीं दे सकता, यानी टैक्स उसके ऊपर लिवाया नहीं होता। लेकिन जहाँ आपकी इनकम 6 लाख से इंक्रीज कर जाती है तो वहाँ पे आपके ऊपर 5% टैक्स देना पड़ता है, जो इंक्रीजिंग अमाउंट है उसके ऊपर। इसी तरह ही फर्दर जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है आपके पास। कॉर्पोरेट टैक्स की बजाय हम बात करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स किसको कहते हैं? फर्म्स की टैक्स को कहते हैं। ये फर्म्स के ऊपर लिवाई किया जा रहा होता है। द मनी कलेक्टेड फ्रॉम कॉर्पोरेट टैक्स इज यूज्ड फॉर नेशन सोर्स ऑफ इनकम। A firm's operating earnings are calculated by deducting expenses including the cost of goods sold and depreciation from revenue. Tax rates are determined by tax authority of government. Tax authority decide करती है कि कितना परसेंट टैक्स होगा। यूजुअली इस वक्त 29% टैक्स लग रहा है कॉर्पोरेट पे। बैंकिंग कंपनी अगर है उस पर 35% है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 29% है, और उसके अलावा एनी अदर कंपनी है तो उसके पर भी 29 है। स्मॉल स्केल कंपनी पे 23% डिवाइड होता है। जैसे कि यहाँ पे इस वक्त आपके पास रेट सामने लिखे हुए। अभी जो आगे जो नेक्स्ट आने वाले साल है उसमें 29% ही रहेगा कंपनी का, स्मॉल कंपनी का 22 और फिर 21 और फिर 20 ग्रेजुअली कम होता चले जा रहा है, जबकि कंपनीज का फिक्स है। पब्लिक कंपनी आप बताता हूँ, पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं? The term public company implies a company listed on any stock exchange in Pakistan or in which or one in which not less than 50% of the shares are held by the federal government। तो हम पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक जो है पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जो कि एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो और इसके अलावा उसके नंबर ऑफ शेयर्स 50% से ऊपर, उसके जो शेयर 50% या उससे ऊपर के जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट ने बाय किए हो, फेडरल गवर्नमेंट ने। टैक्स ऑन कैपिटल गेन्स ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स आपका 50 लाख तकरीबन आ जाता है रेट ऑफ टैक्स। और अगर आपकी जो है वो अगर आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 50 लाख तो उसके ऊपर 5% टैक्स है। इसके अलावा उससे ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं तो टैक्स रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। अब टैक्सेबल इनकम ऑन कैपिटल गेन्स भी डिफरेंट रेट है। कंस्ट्रक्टिव कंपनी के लिए प्रॉपर्टी के लिए अलग टैक्स है और नॉर्मल के लिए अलग होता है। और एक चीज आपको बता दूं कि अगर प्रॉपर्टी विद इन फर्स्ट ईयर सेल की जाती है तो आपको उस पर 100% ऑफ द गेन विल बी टैक्स, यानी आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 100% क्या होगा? टैक्सेबल होगा। इस वाले ये नहीं कि 100% आपको टैक्स देना पड़ेगा, मीन्स की जो आपका आमदनी हासिल हो रही है उसके ऊपर जो टैक्स जो अप्लाई होगा वो जिस लेवल से अप्लाई होगा उतना ही, जिस परसेंटेज से अप्लाई होगा उतना ही उसको देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर
अगर आफ्टर 1 ईयर आप उसको सेल करते हैं तो उसको 75% आपको पे करना पड़ेगा, यानी टैक्स आपको 75% अप्लाई होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपकी इनकम जो है वो 1 लाख है तो 50 यानी क्या लेके 50 लाख है तो 50 लाख का 50 लाख में से जितना परसेंट टैक्स लग रहा है 5%, तो 5% पूरा पूरा देना पड़ेगा। और अगर 1 साल पुरानी है तो फिर आपको 5% निकालेंगे हम, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75% से, यानी 5% के हिसाब से जितना में आया, जितना में टैक्स मिला उस 100% आ गया, उसका आपने 75% निकालना है। ठीक है। सेल्स टैक्स की बात करते हैं तो सेल्स टैक्स ये कंज्यूमर गुड्स पे दिया जा रहा होता है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 17% जो है वही चल रहा है करंट सेल्स टैक्स। अब आ जाता है प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम क्या होते हैं? जो कि प्रोग्रेसिव जो कि टैक्स को कलेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? इसके मुताबिक जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ती चली जाएगी उतनी ज़्यादा, यानी इंडिविजुअल इनकम जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा उसका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा। अभी हमने स्लैब रेट में भी पढ़ा कि अगर आमदनी बढ़ती चली जा रही है तो आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता चला जाता है। ये देखिए आपके सामने टैक्सेबल रेट, अगर जैसे एग्जाम्पल दी है मैंने कि जैसे 1000 इनकम है तो उससे 5% है, 2000 है बढ़ती जा रही तो उस पर 10%, 3000 पे 15%, 4000 पे 20%, यानी ग्रेजुअली अगर जैसे इनकम बढ़ती जा रही है इंडिविजुअल्स की तो रेट भी बढ़ता चला जा रहा है, तो आपका अमाउंट जो है वो भी इस तरह से हासिल हो रहा है 550, 200, 450, 800 इस तरह से। रेग्रेसिव टैक्स उसका ऑपोजिट है। इसके अंदर क्या होता है कि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना हमें कम रेट से टैक्स देना पड़ेगा। यानी बिल्कुल इसकी एग्जांपल ऐसी आ जाती है कि जैसे एक आप किसी जगह आप कोई चीज बाय करने जाते हो और आप आपसे बिजनेस में आपसे दुकानदार ये कहता है कि आप जितनी ज्यादा चीजें बाय करोगे आपको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये इसी तरह ही है कि आप जितनी ज्यादा आमदनी होगी तो आपको उसके ऊपर उतना डिस्काउंट मिल रहा है, मीन्स आपके ऊपर आपको उतना टैक्स रेट आपके ऊपर कम लग रहा है। इसकी भी एग्जाम्पल इस तरह से अमाउंट पे तो ज्यादा ही होगा, जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है टैक्स रेट कम होता चला जा रहा है अमाउंट, लेकिन क्या है अमाउंट 100, 140, 150 अमाउंट आमदनी के हिसाब से बढ़ रहा है लेकिन टैक्स रेट कम हो रहा है। डिग्रेसिव ये ना एग्रेसिव में आता है ना रिग्रेसिव में आता है, बल्कि क्या है अंडर दिस काइंड ऑफ टैक्स रेट माइल्डली इंक्रीज अप टू अ सर्टेन लिमिट ऑफ टैक्सेबल इनकम, एक लेवल तक बढ़ता है उसके बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाता है, फ्लैट रेट पे रहता है। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से जैसे पहले साल आमदनी 1000 है, दूसरे साल 2000 है तो 11% हो गई, 3000 है तो 12% हो गया, फिर आमदनी और बढ़ गई तो ये 12% ही रहा, यहाँ पे 12% हो गया था तो अगले साल भी 12% ही रहा। ये डिग्रेसिव टैक्स रेट है। प्रोपोर्शनल क्या है? ये फिक्स रेट है, यानी जितनी भी आमदनी हो तो उन सबको 1% से टैक्स देना पड़ेगा। इसमें एग्जाम्पल है इसकी, जैसे कि जितनी भी आमदनी हो रही है हमें टैक्स 5% देना पड़ रहा है। ठीक है, ये आज तक का ही हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।